नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी हुई और जो कातिल था वो बच जाता है। आइए जानते हैं। कहानी है दो दोस्तों की जो अपने सपनों को लेकर एक शहर आए थे, अपना नाम अपनी पहचान बनाने के लिए। पर सपनों के शहर में दोस्ती के रास्ते पर एक ऐसा मोड़ आया जहाँ से सब कुछ बदल गया। तो ऐसा क्या हुआ जो एक निर्दोष को फांसी की सज़ा हुई? आइए जानते हैं विस्तार में। तो ये कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रीवा शहर से, जहां दो दोस्त कबीर और विक्रम दोनों ही साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। दोनों ही पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको एक नौकरी की आवश्यकता होती है, तो वो लोग नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं। दोनों ने ही काफ़ी नौकरी ढूंढी लेकिन उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। फिर दोनों लोग वो इंदौर जाते हैं। इंदौर में दोनों लोग एक कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और इत्तेफाक की बात से दोनों का ही उसमें चयन हो जाता है, दोनों की उसमें नौकरी लग जाती है। कबीर और विक्रम दोनों लोग उसमें काम करने लगते हैं। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं काम करते करते, और विक्रम की शादी हो जाती है लेकिन कबीर की शादी नहीं होती है। कबीर का शादी करने का मन भी नहीं था। विक्रम के दो बच्चे हो जाते हैं। विक्रम का जो घर था वो गांव में था, और विक्रम और कबीर दोनों लोग शहर में अपना काम करते रात दिन, और उधर अपना गांव के घर का पालन पोषण करते। धीरे धीरे उनका परिवार भी बड़ा, विक्रम का परिवार बड़ा होता गया, लेकिन कबीर ने शादी नहीं की। खैर, ये तो उनकी आपसी चॉइस थी। कंपनी में धीरे धीरे उनको काम करते करते कुछ साल बीते गए, तो एक कंपनी में एक लड़की भी जॉब कर रही थी जिसका नाम था अंजलि। वो उनकी मैनेजर थी। जो अंजलि उनकी मैनेजर थी वो विक्रम के काम से काफ़ी खुश रहती थी, और वो धीरे धीरे कई बार विक्रम से पूछती थी कि तुम्हारे काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। विक्रम जो था मैडम का बहुत सम्मान करता था, और जो कबीर था, कबीर चाहता था कि मेरी मैडम से दोस्ती हो जाए, लेकिन जो मैडम थी वहाँ की अंजलि, वो कबीर से बात नहीं करती थी। उनको विक्रम का काम पसंद आता था, इसीलिए वो विक्रम से ही बात करती थी। तो कई बार कबीर ने कहा कि भाई मेरी मैडम से दोस्ती करवाओ, लेकिन विक्रम ने कहा कि नहीं भाई, अब तो वो मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उससे तुम्हारी कैसे दोस्ती करा सकता हूँ, तुम खुद जाके बात उससे करो ना। तो कबीर थोड़ा हिचकिचाता है, कहता है कि यार वो मैनेजर है, मैं उससे उनसे कैसे बात कर सकता हूँ, तुम ही कुछ करो। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते गए। मैडम मैडम जो है विक्रम से बात करती, उनके साथ खाना खाती, और काफ़ी मतलब विक्रम को पसंद करते थे। लेकिन विक्रम के मन में मैडम को लेकर के ऐसा कोई शक नहीं था उनको, क्योंकि जो विक्रम था वो अपनी बीवी से बहुत ही प्यार करता था, और मैडम का वो बहुत सम्मान करता था। दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे केवल बस, और उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी। कभी कई बार जिद उसने की कि मेरी भी दोस्ती करवाओ भाई, यार तुम्हारी तो अच्छी दोस्त है। विक्रम तो कहता है चलो ठीक है, मैं उनसे कभी बात करूँगा। एक बार क्या होता है कि मैडम कहती हैं कि कब विक्रम तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगे? तो विक्रम कहता है ठीक है मैडम, आप आइए संडे को, हम लोग संडे को प्लान बनाते हैं। ठीक है। विक्रम घर जाता है और कबीर को बताता है कि देखो मेरी मैडम आ रही हैं, संडे को आएंगी सुबह 10 बजे, और तुम जो है पूरी रूम की सफाई कर दो, कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए। तो कबीर जो है काफ़ी इस बात को लेकर खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, रात रात जब अच्छा है, कल सुबह मैडम आएंगी, मैं सुबह पूरा घर साफ़ कर दूंगा। कबीर कहता है ठीक है। दोनों लोग सुबह सुबह दोनों लोग 6 बजे उठते हैं, लेकिन जब विक्रम सुबह 6 बजे उठता है तो देखता है कबीर अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। तो विक्रम को कुछ टेंशन हो जाता है कि तुमने कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जल्दी है, तुम अपना सारा सामान पैक कर रहे हो, क्या बात है? तो कहता है भाई गांव में मम्मी की तबीयत ख़राब है, मुझे जाना है गांव, और उनका गांव 250 किलोमीटर दूर होता है। वो कहता है कि सुबह 10 बजे की मेरी ट्रेन है, तुम जो है अकेले रूम साफ़ कर लेना, साफ़ सफाई कर लेना, यार मुझसे तो कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने गाँव, मुझे बहुत काम है। विक्रम कहता ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे मेरी दोस्ती करवाओ, तुम जब चले जाओगे तो मैं तुम्हारी कैसे दोस्ती करवा पाऊँगा? कहता वो सब ठीक है यार, बाद में देखते हैं। ठीक है, वो चला जाता है। सुबह 9 बजे निकल लेता है घर से, और रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है अपने ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए। मैडम आती हैं 10 बजे। दोनों लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं। वो मैडम का काफ़ी सम्मान करता है। फिर लगभग मैडम कहती हैं कि अरे विक्रम, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, क्या तुम मुझे कुछ सिखाओगे? तुम क्या मुझे बना के सिखाओगे? वो तो कहता है हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए, मैं लेने जा रहा हूँ सब्ज़ी। टाइम हो रहा था लगभग 10:30।
और विक्रम अपना झोला लेता है और पास ही के मार्केट में, बस पास ही की दुकान में थी, सब्जी की दुकान, वो जाता है सब्जी लेने के लिए। इधर 10:30 बजे वो सब्जी लेने के लिए रूम से निकलता है और लगभग 10:40 पर वो सब्जी लेके आता है। और वो जैसे ही रूम पे पहुंचता है तो देखता है कि मैडम की लाश पड़ी होती है और उनके कपड़े फटे हुए होते हैं, काफ़ी खून वून पड़ा होता है पूरे रूम में और उनके पेट में चाकू घुसा हुआ होता है। तो विक्रम देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके मुंह से चीखें निकल जाती हैं और वो भागता है मैडम के पास में और कहता है, मैडम ये क्या हुआ, ये किसने कर दिया। वो जैसे ही चाकू उनके पास से शरीर से निकालता है तब तक पड़ोसी आ जाते हैं। वो पड़ोसी चिल्लाते हैं, अरे इसने तो खून कर दिया, इसने तो खून कर दिया। तब तक ही फिर जो कबीर होता है वो कबीर आ जाता है। वो कहता है कि अरे विक्रम, ये क्या हो गया, ये सब कैसे हुआ। तो विक्रम देखता है कि यार तुम्हारी तो ट्रेन थी, तुम जाने वाले थे, तो ये कैसे तुम आ गए। तो वो कहता है कि वो सब छोड़ो, तुमने ये क्या कर दिया भाई। तो वो कहता है कि विक्रम, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं अभी रूम पे आया, मैंने ये देखा कि यहाँ पर खून हो गया है, बस अभी 2 ही 4 मिनट हुए हैं। तब तक पुलिस आ जाती है और पुलिस विक्रम को रंगे हाथ पकड़ लेती है। फिर मामला कोर्ट तक पहुंचता है। विक्रम के पास कोई बचने का सबूत नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था, तो कोर्ट जो है उसको 2 साल की सज़ा और फांसी की सज़ा सुनाती है। धीरे धीरे 2 साल बीतते जाते हैं और कबीर दूसरी कंपनी में जॉब करने लगता है क्योंकि उसे उस कंपनी से निकाल दिया गया था। 2 साल धीरे धीरे बीत जाते हैं। फांसी का समय नज़दीक आ रहा था। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी कहती कि मैं अपने पति को कैसे बचाऊं, मेरा पति तो निर्दोष है। खैर कुछ भी नहीं हो पाता है, पूरे 2 साल बीत जाते हैं। फांसी का दिन आ जाता है तो उनसे पूछा जाता है विक्रम से कि तुम्हारी कल को फांसी है, कल सोमवार को तुम्हारी फांसी है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। विक्रम कहता है कि सर अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब कल सुबह 24 घंटे के अंदर मेरी फांसी हो जाएगी, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी एक अंतिम इच्छा है। वो कहता है, हाँ बताइए सर। खैर मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपनी पत्नी से मुलाकात करना चाहता हूँ एक पर्सनल रूम में, जिसमें कोई भी ना हो, कोई हमारी बातें ना सुनना हो, कोई देखने वाला नहीं हो। जेलर साहब कहते हैं ठीक है, तुम्हारी क्या बोलते हैं डिमांड है, बहुत ही अजीब है, इस पर तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे। जेलर साहब जाते हैं अपने ऊपर के अधिकारियों के पास ये दिखाने के लिए कि सर इनकी ये डिमांड है कि अपनी पत्नी से एक पर्सनल रूम में मिलना चाहते हैं जहाँ इन्हें ना कोई देखे ना ही कोई इनकी बात सुने। कहते हैं यार ये तो डिमांड नहीं हो पाएगी क्योंकि ये एक व्यक्ति खूनी है, खूनी की ये डिमांड पूरी करना हम लोगों की नौकरी पे बात आ सकती है। अब वो पता नहीं क्या कर दे, और सारे सबूत तो तुम देख ही चुके हो उसने किस तरह से हत्या की है। जिला साहब कहते हैं हाँ बात तो सर आप सही कह रहे हैं, वो एक हत्यारा है। अब अगर उसने मान लो एक पर्सनल रूम में अपनी बीवी की हत्या कर दी तो हम लोग की जॉब भी चली जा सकती है और हम लोग की भी जेल हो सकती है। लेकिन अब उसकी डिमांड भी पूरी करनी थी, उसकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि हमारी जो है मेरी पत्नी से बात कराई जाए, मैं एक रात के लिए बात करूँगा एक पर्सनल रूम में। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिलर साहब कहते हैं कि चलो एक तुमको रूम प्रोवाइड किया जाएगा, हम लोग उसमें वो लोग जेलर साहब और मिलकर बड़े अधिकारी प्लानिंग करते हैं कि एक रूम में जो है हम लोग सीक्रेट कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगा देंगे, जिससे कि हम लोग दूर बैठ के उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं सब सुन पाएंगे। अगर हमको लगेगा कि ये कुछ मतलब झगड़ा होने वाला है कुछ है, तो हम लोग तुरंत आकर के इनको दोनों को अलग कर देंगे। ठीक है। फिर रात को उनकी पत्नी को बुलाया जाता है और उनको एक रूम दिया जाता है, रूम बंद कर दिया जाता है। फिर वो लोग अपने रूम में सिलसिला चालू होता है शाम के 7 बजे से। 7 बजे वो लोग आते हैं, 7 बजे से बात करना चालू करते हैं। उन दोनों के बीच में जो पहले बातें हो रही थी कुछ नॉर्मली बातें हो रही थी कि मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, बेटा कैसा है, अब 2 साल बीत चुके हैं, तुम क्या करती हो, घर में सब कैसे क्या क्या है, सब ठीक ठाक तो है। बातें करते 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 10 बज जाते हैं। फिर कहानी शुरू होती है 10 बजे से। 10 बजे से वो दोनों लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं काफ़ी देर तक। जब वो बहुत देर तक रोते रहते हैं 10 बजे से, कहते हैं कि तुमने आखिर उनका खून क्यों किया। वो पत्नी कहती है, पति कहता है कि नहीं, विक्रम कहता है नहीं मैंने फ़ोन नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। बहुत देर तक वो लोग रोते रहते हैं कि अब क्या होगा, तुम्हारा तो कोई उम्र भी नहीं है, 24 साल की फांसी हो जाएगी। काफ़ी देर तक वो लोग रोते रहते हैं। टाइम हो जाता है 12 बजे। पत्नी कहती ठीक है, अब सुबह तो तुमको फांसी हो ही जाएगी,
लेकिन अब तुम ये बात बताओ कि तुमने आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ उस दिन। विक्रम बताता है कि मैडम आके 10 बजे मैंने उनको चाय पानी मिलाया, फिर 10:30 बजे मैंने जो है सब्जी लेने के लिए गया। 10:40 पर मैं आया, देखा कि इन्हीं 20 मिनट के अंदर ही मैडम की लाश पड़ी हुई थी और काफ़ी खून पड़ा था। उन्होंने किसी ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब मुझे ये नहीं मालूम किसने हत्या की थी। तो पत्नी कहती ज़रूर कबीर ने हत्या की होगी। तो विक्रम कहता नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसने तो ऐसा कभी नहीं सकता। हाँ, वो मैडम से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो हत्या क्यों करेगा। वो उसकी ट्रेन थी 10 बजे के लिए, लेकिन फिर उसकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है, इसलिए वो घर वापस आ जाता है। बाकी वो क्यों हत्या करेगा। जब मैंने मैडम को अंदर देखा जाके, तो विक्रम तो कबीर तो बाद में आया था, कबीर क्यों हत्या करेगा उसकी, कबीर मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि और यही सारी बातें जेलर साहब सुन रहे थे बाहर बैठे, और बड़े अधिकारी भी सुन रहे थे। कहता है कि मैंने तो हत्या नहीं की है, अब पता नहीं किसने हत्या की है, हो सकता है मुझे पिछले जन्म की कोई सज़ा मिली हो, अब तो कोई बचने का तरीका नहीं, सुबह तो हत्या हो ही जाना। पत्नी भी कहती हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन तुम निर्दोष हो और तुमको फांसी की सज़ा होगी, तो ये तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय होगा। विक्रम जेलर साहब भी बात यही सुन रहे थे, लेकिन जेलर साहब की बातें जब उनकी बातें सुन रहे थे, जेलर साहब कहते हैं कि अपने बड़े अधिकारियों की सर ये बात बताइए कि जो विक्रम है ये बातें अपनी पत्नी से कर रहा है, उसको ये बात तो पता नहीं है कि हम लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। ऐसा तो है नहीं वो हमको सुनाने के लिए ये बातें कर रहा हो कि मैं निर्दोष हूँ। अब एक बात बताइए कि एक निर्दोष को फांसी की सज़ा होगी, ये तो बड़ा अन्याय होगा कानून के साथ। ये हम कानून के मुँह पे एक तमाचा होगा कि एक निर्दोष को फांसी की सज़ा होगी। और अब तो आप जान चुके हैं कि वो एक निर्दोष है। भला एक व्यक्ति अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलेगा वो, और वैसे भी अगर उसने कत्ल किया होता तो लास्ट टाइम तो कबूल ही कर लेता, क्योंकि फांसी होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। जेलर साहब भी कहते हैं कि हाँ यार, अब मतलब बंदा 2 साल रहा है जेल में, कभी उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की, उसका डिसिप्लिन जो है बिल्कुल 100% था, कभी उसने किसी को भला बुरा नहीं किया, कभी उसकी लड़ाई नहीं हुई। मुझे भी देख कर के लगता है वो निर्दोष है, लेकिन अब निर्दोष को फांसी की सज़ा तो नहीं होनी चाहिए सर, कुछ भी करिए लेकिन उसको बचाइए। वो लोग कहते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं यार, अधिकारी लोग कहते हैं, लेकिन अधिकारी भी सोचते हैं यार उसको बचाना है, लेकिन कैसे बचाएं, कुछ ही घंटे बाकी हैं। तो फिर सुबह जो है बज जाते हैं 6 बजे जो है दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो विक्रम जो होता है अपनी पत्नी से गले मिलता है, रोता है, बोला ठीक है, जो मेरी किस्मत में लिखा है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, हो सकता है कि मुझे पिछले जन्म की कोई सज़ा मिली हो, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। फांसी का टाइम हुआ 10 बजे। अब जेलर साहब और बड़े अधिकारी तुरंत जाते हैं दौड़ के हाई कोर्ट के पास। वो कहते हैं कि जज साहब के पास, जज साहब ऐसी ऐसी बात है कि वो एक व्यक्ति निर्दोष है, और आप सारी टेप रिकॉर्डिंग सुनिए, वो किस तरह से अपनी पत्नी से बात कर रहा था, किस तरह से उसने ये बताया है कि मैं एक निर्दोष हूँ, और जबकि उसको ये बात पता होनी थी कि हम लोगों ने कैमरा लगा रखा है। ये उसकी एक दिल की बात है। ओके भैया, व्यक्ति जब अपने दिल से बात करता है वो झूठ नहीं बोलता है। आप देखिए ना सर उसका रिकॉर्ड, ये उन दोनों की सारी बातें होती हैं, वो जो लोग पति पत्नी बात कर रहे होते सारी बातें जज साहब सुनते हैं। जज साहब की आंखें नम हो जाती हैं, बोले हाँ यार, एक निर्दोष को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। फिर एक लेडी इंचार्ज आती हैं, उनको ये क्या सुनाया जाता है, बोलते हैं उसकी जो फांसी की सज़ा होती है कुछ घंटे के लिए बढ़ा दी जाती है। कहते हैं जो तुमको सुबह 10 बजे आज फांसी होनी थी सोमवार को, वो तुमको मंगलवार की 10 बजे तुमको फांसी होगी। तो कुछ घंटे के लिए केस को रोक दिया जाता है, 24 घंटे के लिए। एक लेडी इंचार्ज आती हैं, उनको एक सौंपा जाता है, उनसे कहा जाता है कि मैडम आप ये केस 24 घंटे के अंदर अगर आप सॉल्व कर सकती हैं तो सॉल्व करिए, आप ही को करना है और आप कर सकती हैं। तो मैडम कहती हैं 24 घंटे में कैसे 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 जो है केस को सॉल्व किया जाएगा। तो मैडम प्लानिंग करती हैं, बोलते हैं कि कबीर की हमको परीक्षा लेनी पड़ेगी। मैडम एक प्लान करती हैं कि कबीर को हमको किसी तरह चेक करना होगा कि वो आखिरकार उसके मन में क्या था, कि उसने हत्या की है कि नहीं की है। तो मैडम जी सुबह 10 बजे निकल लेती हैं। कि आज अचानक से बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती है, सुबह 10 ही बजे 11 बजे तक भीषण बारिश होती है। तो कबीर को फ़ोन आता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है, आज तुम जॉब पे मत आओ। कबीर जो है खुश हो जाता है, वो कहता है चलो आज छुट्टी मिल गई। मैडम जो है अपना
ड्रेस चेंज कर लेती हैं, वो एक मॉडर्न ड्रेस पहन लेती हैं, अपनी वर्दी उतार देती हैं क्योंकि उनको कबीर की परीक्षा ले लेती है आखिर वो कातिल है या नहीं है। मैडम एक मॉडर्न गर्ल की ड्रेस पहन लेती हैं और कबीर से रास्ते में कहते हैं कि सर मेरी टैक्सी ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? कबीर कहता है कि ठीक है बैठिए, छोड़ देंगे। कबीर मैडम को बैठा लेता है, लेकिन वो उस लेडी इंचार्ज को ये नहीं जान पाता है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है। कबीर सोचता है कि ये कोई आम महिला है। महिला कहती है कि क्या तुम्हें शादी हो गई कबीर? कबीर कहता है कि नहीं मैडम, मेरी शादी नहीं हुई। दोनों कार से जा रहे होते, उनकी कार में दोनों बैठे हुए थे और उनकी दोनों बात हो रही थी कार में। कबीर कहता है कि मैडम मेरी शादी नहीं हुई, क्या आपकी शादी हो गई? तो मैडम कहती है कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। ये कुछ बात तो रोमांटिक होती रहती है, धीरे धीरे कार आगे बढ़ती रहती है, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। मैडम कहती हैं कि बस यहीं रुक दो, मेरा रूम आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगे रूम तक? कबीर कहता है कि हाँ हाँ चलिए बिल्कुल, आप यहाँ तक तुम चाय तो पी लेता हूँ। मैडम उसको रूम तक लेके जाती हैं और रूम में सारे CCTV कैमरास, सारे वॉइस रिकॉर्डर लगे होते हैं कबीर को चेक करने के लिए। मैडम जाती हैं उसको लेकर रूम में और मैडम उसको चाय पिलाती हैं और मैडम जो है अचानक से बेहोश होने का नाटक करती हैं और वो बेड पे गिर जाती हैं बेहोश होने का नाटक करते करते। कबीर जो होता है सोचता है कि यार मैडम तो बेहोश हो चुकी हैं, चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए। कबीर जैसे ही कुछ उनको मतलब टच करने के लिए आगे बढ़ता है, तुरंत जेलर साहब और बड़े अधिकारी आ जाते हैं, उसको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि अच्छा तो तुमने ही इसी तरह से मैडम का कत्ल किया होगा, अंजलि का तुमने ही कत्ल किया होगा। अब बताओ तुमने कत्ल किया, तो हमने तुमको रंगे हाथ पकड़ लिया है, तुम्हारी ये हरकत है, तुम इतनी गंदी हरकत करते हो, आज तुमको रंगे हाथ पकड़ लिया। वो कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम उठ के खड़ी रहती हैं, बोले तुम्हें क्या लगा मैं बेहोश हो गई? मैंने तो ये चेक करने के लिए कह रहे थे कि तुम्हारी नीयत कैसी है। तुम्हारी नीयत तो सच में गंदी है, तुमने अपने दोस्त को फांसी की सज़ा करवा दी, तुम्हारे जैसा गद्दार दोस्त फांसी किसी को ना दी। कबीर को जब पता चलता है कि मेरे दोस्त को फांसी हो चुकी है तो वो बहुत उदास हो जाता है। कहता साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो कहते गलती, जब हमने तुमको रंगे हाथ पकड़ लिया है, आप तुम कहते हो गलती हो गई है। अगर हम ये मतलब चाल ना चलते तो तुम अपना केस भी नहीं वसूल, अपना जो गुनाह है वो उसको भी तुम नहीं कहते कि मैंने गुनाह किया है। फिर वो उसको अच्छे से बैठाया जाता है और अच्छे से उनकी खातिरदारी करी जाती है। जब उनके ऊपर 2-4 डंडे चलते हैं कबीर के ऊपर, तब वो बताता है कि मैंने आखिर मैडम का कत्ल क्यों किया। बताता है कि जैसे ही विक्रम सब्जी लाने के लिए उस रूम से गया था, मैं 10:30 बजे रूम में एंटर हुआ और मैंने अंजलि से कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अंजलि ने मुझे मना कर दिया और मैंने उनसे बस थोड़ा जब कहा कि प्लीज़ मुझसे करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो है, तो उसने मेरे चांटा मार दिया। तब बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। बस मुझे इसी बात पे गुस्सा आ गया और मैंने अंजलि को मार दिया था। तो पुलिस वाले कहते हैं जेलर साहब क्या तुमने छोटी सी बात के लिए उसका कत्ल कर दिया? अब तुमको तो भगवान के भी नहीं बचा सकता है, अब तुमको फांसी की तुमको भी समाज से सज़ा होगी। कहते हैं नहीं साहब मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो तो एक कातिल था, अब उसकी असलियत भी सामने आ चुकी थी और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। खैर अब उसको जज साहब के सामने पेश किया जाता है। कहता है जज साहब ये देखिए वीडियो कैमरा, ये किस तरह की हरकत करी थी मैडम के साथ। और हम लोग तो तुरंत पहुंच गए मौके पर और ये देखिए सर वीडियो कैमरा। जज साहब को वीडियो कैमरा दिखाया जाता है। जज साहब फिर उसको 2 साल की सज़ा और फांसी की सज़ा सुनाते हैं कबीर को, और वहीं विक्रम को फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाती है। तो ये कुछ कहानी थी कबीर और विक्रम की कि किस तरह से कबीर ने एक परफेक्ट मर्डर प्लान बनाया था। लेकिन जब अगर आप सच्चाई की राह पर हैं तो आपकी कभी हार नहीं होगी। तो ये कहानी जो है बताती है कि किस तरह से दोस्त जो आखिरकार कभी कभी जिगरी दोस्त भी आस्तीन के सांप होते हैं। सत्य होता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कबीर को 2 साल की सज़ा प्लस फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और विक्रम को छोड़ दिया जाता है। विक्रम अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी दोबारा से शुरुआत कर देता है और वो फिर से उसी कंपनी में काम करने लगता है। विक्रम का प्रमोशन हो जाता है। विक्रम एक बड़ी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाता है क्योंकि जब कंपनी के मालिक को पता चलता है कि विक्रम निर्दोष है, उसके साथ गलत हुआ था, तो कंपनी का मालिक
विक्रम को एक अच्छी पोस्ट पे काम करने के लिए भेज देता है और उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। विक्रम का परिवार फिर से एक हंसी खुशी जीवन में परिवर्तित हो जाता है और वहीं कबीर को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है, आपको कहानी कैसी लगी और आप किस किस वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए और मेरा हौसला बुलंद कीजिए, क्योंकि मैं अभी न्यू क्रिएटर हूँ। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।